नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट 1 को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट 1 को हम लोग वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट को हम लोगों ने अपने मैराथन सेशन के अंदर चैप्टर वाइज काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस पर्टिकुलर यूनिट के उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलोंग विद क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रो करने वाले हैं, उनका रिवीजन करने वाले हैं, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपके टोटल एग्जाम का ये वाला यूनिट 20% मार्क्स कंट्रीब्यूट करने वाला है। माने आप लोग ये कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर यूनिट से आज के वीडियो लेक्चर के अंदर से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको करीब करीब 18 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो जो टॉपिक मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, डिस्कस का मतलब जस्ट रिवीजन करेंगे, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो हम लोग मोटा मोटा रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केस में आपको मल्टीपल डेफिनेशंस देखने को मिलती है। जैसे एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आप लोगों को सेट ऑफ द रूल्स देखने को मिलती है, प्रोसेसेस देखने को मिलती है, जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं सर? आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मल्टीपल डेफिनेशंस निकल के आती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं कैडबरी कमेटी, तो कैडबरी कमेटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम होता है बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड द कंट्रोल। ये मैंने बताया ना, अभी जो आपकी डेफिनेशन है वही लिखी हुई है। ये कैडबरी कमेटी की डेफिनेशन है कि जिस सिस्टम का इस्तेमाल करके आप लोग कंपनीज को कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो आपका बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन गिवन है ओईसीडी द्वारा, माने आप लोग कह सकते हैं ओईसीडी का फुल फॉर्म याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट। ये लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इन्वॉल्व करके चलता है रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड द अदर स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब क्या है सर? ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वॉल्व करके चलता है किन किन के बीच में रिलेशन? सर, आपके मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन, आपके बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में रिलेशन, शेयर होल्डर के बीच में रिलेशन, और जितने भी अदर स्टेक होल्डर है ना, उनके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कौन देता है? ओईसीडी डेफिनेशन देता है। अगर कोट करके पूछा गया है कि ओईसीडी की डेफिनेशन क्या है या आपकी कैडबरी कमेटी की डेफिनेशन क्या है, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना पूछा गया है कि भाई साहब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप अपने हिसाब से जो डेफिनेशन में आपको सहूलियत लगे, इजीनेस लगे, आप उसकी डेफिनेशन को अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। सिंपल से सिंपल डेफिनेशन रहेगी। अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो इट इज द सिस्टम दैट एंश्योर द कंपनीज आर रन ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबली एंड द एफिशिएंटली। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। एक ऐसा सिस्टम जो एंश्योर करता है कि कंपनी ऑनेस्टली रन करे, रिस्पॉन्सिबली रन करे और एफिशिएंटली रन करे, वो क्या कहलाते हैं सर? वो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने मल्टीपल टाइम मैराथन के अंदर पढ़ी थी, ये वो डेफिनेशन रहने वाली है। ठीक है, तो ये वाला सवाल पूछा जाएगा, यहां से जरूर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली। क्वेश्चन में बेनिफिट भी पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है। तो आप सभी
सभी ने काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के पढ़ा होगा। जब जब आप लोग यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जिस जिस कंपनी के अंदर एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो किया जाता है, वहां पर वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस कंपनी के ऊपर बना रहता है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहते हैं इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, तो यहाँ पे ये किसका बेनिफिट है सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेनिफिट है। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेजरली 3 पिलर्स होते हैं। आप लोग फेयरनेस की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक आपका फीचर्स ये भी रहेगा, अगेन अकाउंटेबिलिटी को अगर आप लोग इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग फ्रॉड से बचना चाहते हैं या करप्शन से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग जो आपके स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बचाव करना चाहते हैं, उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मदद करता है। बेटर डिसीजन मेकिंग में हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मदद करता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अगर आप लोग चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर भी हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी हद तक मदद करता है। कुल मिलाकर के ये आपके 9 पॉइंट मैंने बताए हैं। इन 9 पॉइंट के अंदर से अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इनको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, मोटा मोटा सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन सेशन रहेगा। डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैराथन सेशन के अंदर मैंने काफी गहराई में जाकर के चीजों को आप सभी को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपोनेंट से भी कई बार सवाल आता है कि भाई साहब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपोनेंट क्या क्या है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना। अब ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपोनेंट का मतलब क्या है? वो सारे लोग, वो सारी कमिटीज जो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने में मदद करती है, वो सारी क्या कहलाती है सर? आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपोनेंट कहलाते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले आप लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं सर? मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑब्वियस सी बात है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आपकी मदद करता है, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा। अगर आप लोग ऑडिटर्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग शेयर होल्डर्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग ऑडिट कमेटी की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग बेसिकली डिस्क्लोजर एंड द ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग स्टेक होल्डर्स की बात कर सकते हैं। माने हर एक वो इंडिविजुअल, हर एक वो कमेटी, हर एक वो बोर्ड, वो आपका बेसिकली इंडिविजुअल जो आपका इन्वॉल्व रहता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, उसको आप लोग कहां पे इंक्लूड करके चल सकते हैं? कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड करके चल सकते हैं। और अगर सवाल आता है तो डेफिनेटली बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर कमेटी, ऑडिटर्स को, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अलोंग विद द डिस्क्लोजर एंड आपका जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होता है ना, उसको आपको एक बार जरूर लिख के आना है, क्योंकि ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी कंपोनेंट हो जाते हैं आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ ये आपका एक सवाल बनता है जो इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस है, इसकी संभावना है, तो प्लीज इसको एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास अभी समय है, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैराथन से पढ़ सकते हैं। यहां पर हम लोग अगेन एंड अगेन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर आप लोग बाद में कमेंट करेंगे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा, एक आपका एजेंसी थ्योरी रहेगा, एक आपका स्टेक होल्डर थ्योरी रहेगा, एक आपका स्टीवार्डशिप थ्योरी रहेगा, और एक आपका रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी रहेगा। समझ में आया? तो कितनी थ्योरी है? कुल मिलाकर के 4 से 5 थ्योरी रहेंगी, जिनसे आपको एग्जामिनेशन के अंदर सवाल देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोग केवल मोटा मोटा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा, एजेंसी थ्योरी है, तो एजेंसी थ्योरी की अगर आप लोग बात करते हैं तो एजेंसी थ्योरी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है किस किस के बीच में सर? प्रिंसिपल का मतलब यहां पर कंपनी के शेयर होल्डर से है या ओनर से है। माने एजेंसी थ्योरी कहती है जो प्रिंसिपल है, माने आपका शेयर होल्डर हो सकता है, या तो आप लोग कह सकते हैं ओनर ऑफ द कंपनी हो सकता है। दूसरा आपका एजेंट रहेगा, एजेंट का मतलब क्या है? मैनेजर है। ठीक है ना, यानी कि आपका जो एजेंसी थ्योरी है वो इन दोनों के बीच में रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। किसको सेटिस्फाई करता है? रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। माने जिस भी कंपनी के अंदर एजेंसी थ्योरी फॉलो की जाएगी ना, वहां पे बुनियादी तौर पे मैनेजमेंट, जो मैनेजर है, वो मैनेजमेंट को चलाने के लिए, और ओनरशिप आप लोग जिसके पास है या जो शेयर होल्डर है, उसके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, ना कि कस्टमर के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। स्टेक होल्डर को यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो मोटा मोटा ये बातें आपको यहाँ पे समझनी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैनेजर्स में सम
टाइम एक्ट इन देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर। वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एज इट इज आपको लिख के आना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपका मैनेजर है वो मे सम टाइम एक्ट इन देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के इंस्टेड में वो क्या कर सकता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर के इंस्टेड में वो क्या कर सकता है, अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें भी एक्ट कर सकता है। ये एक बेसिक सी बात है, ठीक है। कुछ कुछ फीचर्स आप लोग पढ़ जाइएगा। फीचर्स के अंदर क्या है कि आपका जो ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में सेपरेशन होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आपके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की नीड होती है, जरूरत होती है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है। यहाँ पे फोकस किया जाता है शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, ना कि स्टेक होल्डर। एक आपका क्या होता है, आपका स्टेक होल्डर होता है, और हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं सर, आपके शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। तो इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना, ठीक है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंस भी लिखनी है कि इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल, और आप लोग क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आप लोग, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग बेसिकली अपने एग्जामिनेशन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एजेंसी थ्योरी हो गया। इसी तरीके से स्टेक होल्डर थ्योरी, तो स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर क्या होता है, आपके शेयर होल्डर्स तो होते ही होते हैं। देखिए आपका शेयर होल्डर्स तो आपका मेन हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, आपके शेयर होल्डर्स के साथ साथ ना आपका क्या होता है सर, स्टेक होल्डर भी होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, इनके प्रॉफिट की भी बात होती है। केवल हमें शेयर होल्डर के ऊपर फोकस नहीं करना है। स्टेक होल्डर्स का मतलब आपके कस्टमर हो गए, आपके इंप्लॉयज हो गए, आपके मैनेजमेंट के लोग हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, तमाम लोग, गवर्नमेंट बॉडीज होगी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहां पर इंक्लूड की जाती हैं सर, आपके स्टेक होल्डर के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये आपको पढ़ना। आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्टेक होल्डर थ्योरी स्टेट दैट कंपनी शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। कंपनी को किसके लिए काम करना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द शेयर होल्डर। केवल किसके लिए काम नहीं करना चाहिए, शेयर होल्डर के लिए काम नहीं करना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर के प्रोस्पेक्टिव में हम यहाँ पे बात करते हैं। और जो इससे पहले वाली जो एजेंसी थ्योरी थी वहां पे हम लोग एजेंट वाला, और दूसरा क्या है आपका, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं। माने यहाँ पे जो आपका मेन कौन करता है, मेन किसके लिए काम होता है, शेयर होल्डर के लिए काम होता है। लेकिन स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर हम लोग स्टेक होल्डर्स को कंसिडरेशन में रख के चलते हैं। अब स्टेक होल्डर्स के अंदर मैंने बताया इंप्लॉयज हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक हो गया, तमाम लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब मोटा मोटा ये भी पढ़ लीजिएगा कि भाई साहब इस थ्योरी के अंदर, स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर फीचर्स क्या है। तो यहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स वेलफेयर को कंसिडरेशन में रखा जाता है। यहाँ पे एथिकल बिजनेसेस प्रैक्टिसेस की जाती हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ये थ्योरी काफी जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस फैक्टर को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं आपके स्टेक होल्डर थ्योरी की, तो आप लोग कह दीजिएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिए, CSR होता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एथिकल डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ, और आप लोग क्या कहेंगे, बेटर शेयर होल्डर रिलेशनशिप। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको अच्छी खासी मालूमात होगी, तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका रिवीजन हो गया, स्टेक होल्डर थ्योरी क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं जो आपको पेपर के अंदर लिख ली। आपका ये क्या था, एजेंसी थ्योरी था। इसी तरीके से आपका रहता है एक स्टीवार्डशिप थ्योरी। स्टीवार्डशिप थ्योरी क्या कहता है, केवल इतनी लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, ये डेफिनेशन आपको रटनी है सर। ये क्या कहता है, स्टीवार्डशिप थ्योरी स्टेट दैट द मैनेजर्स आर ट्रस्टवर्दी स्टीवार्ड्स, ठीक है ना। आपके मैनेजर्स है वो क्या होते हैं, ट्रस्टवर्दी स्टीवार्ड्स होते हैं, हु वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर। जो किसके लिए काम करते हैं सर, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए और शेयर होल्डर के लिए काम करते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, शेयर सॉरी आपकी स्टीवार्डशिप थ्योरी की डेफिनेशन है। इसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट एवर द सिचुएशन। ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी लाइन रहने वाली है। अब यहाँ पे देखिएगा फीचर्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो फीचर्स के अंदर आप लोग क्या कह सकते हो, ये जो थ्योरी है ना, ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करती है। यहाँ पे जो आपके मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉयलिटी एंड फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। यहाँ पे आपका किस पे फोकस किया जाता है सर, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर, माने ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड कोऑपरेशन बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजर, किसके बीच में आपको कोऑपरेशन देखने को मिलता है, ओनर एंड मैनेजर के बीच में कोऑपरेशन देखने को
मिलता है। अगर आप लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, एम्पावरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, रिड्यूस्ड एक्सेसिव मॉनिटरिंग एंड बेटर कोऑपरेशन एंड द लीडरशिप। ये बेसिक पॉइंट है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के तो आपको डेफिनेशन पर फोकस करना है, रिवीजन के अंदर ये बातें समझ लेनी जरूरी है। फीचर्स और इंपॉर्टेंस, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो अगर आपकी इन एजेंसी थ्योरीज से, सॉरी इन थ्योरीज से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिख के आना, ठीक है। अब ये वाली जो थ्योरी है ना, ये थोड़ी सी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपका कंपनी है, उसको चलाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और काफी सारे रिसोर्सेज हमें बाहर से लेने पड़ते हैं जो आपके एक्सटर्नल रिसोर्स प्रोवाइडर होते हैं। तो हमारा जो कंपनी है ना, उन रिसोर्स प्रोवाइडर के ऊपर, उन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी प्रोस्पेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपका फिनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए, ठीक है, विच आर कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज। ये ऐसे आपके फैक्टर्स है जिनको कंट्रोल कौन करता है, एक्सटर्नल पार्टीज कंट्रोल करती है। देयरफॉर कंपनीज ट्राई टू मैनेज रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स टू सिक्योर दीज रिसोर्सेज एंड द रिड्यूस द डिपेंडेंसी। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए क्या करती है जो आपकी कंपनीज है ना, वो ट्राई करती है मैनेज करने के लिए किसके साथ, रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। समझ में आया, किसके साथ, रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ताकि वो क्या सिक्योर कर सके, इन रिसोर्सेज को सिक्योर कर सके, एंड इनके ऊपर डिपेंडेंसी को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। और इसी को आप लोग बोलते हो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है। कुछ फीचर्स हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस है, बस ये आपको पढ़नी है। फीचर्स के अंदर आप लोग कह सकते हो डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्लियर है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हो, रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी, और उसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हो, स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इनको भी आपको एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनका रिवीजन कर लीजिए फटाफट से। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। जो जो बातें इसके अंदर लिखी हुई है ना, ये आपके रिवीजन करने में आपकी काफी हद तक मदद करने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, थ्योरीज कंप्लीट होगी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके मॉडल से, यानी कि जो आपके सीजी के मॉडल्स होते हैं ना, क्या होते हैं सर, सीजी के मॉडल्स होते हैं, वहां से भी सवाल आता है। मॉडल्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका इनसाइडर होता है और एक आपका आउटसाइडर होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इनसाइडर और आउटसाइडर मॉडल से या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल से एक सवाल आता है, तो दोनों को हम लोग बारी बारी करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनसाइडर मॉडल के अंदर क्या होता है, ओनरशिप का जो कंट्रोल है ना, वो इनसाइडर लोगों के हाथ में होता है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, इनसाइडर मॉडल इज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इन विच द ओनरशिप, ध्यान रखिएगा सबसे जरूरी बात है, ओनरशिप एंड द कंट्रोल, दोनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी रिमेन कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ इनसाइडर। यानी कि आपका जो कंट्रोल है और जो आपका ओनरशिप है वो किसके हाथ में होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ इनसाइडर के हाथ में होता है। जैसे इनसाइडर का मतलब क्या है, प्रमोटर्स हो गए, जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग कहते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ इनसाइडर, इनके हाथ में कंपनी का ओनरशिप होता है और कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, वो क्या कहलाता है, वो आपका इनसाइडर मॉडल कहलाता है। इन दिस मॉडल मैनेजमेंट इज क्लोजली कनेक्टेड विद ओनर। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट आपका ओनर के साथ क्लोजली कनेक्टेड रहता है। वहीं अगर आप लोग आउटसाइडर की बात करते हैं, तो आउटसाइडर के अंदर आप लोग कहते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कंपनी की जो ओनरशिप है ना, वो वाइडली डिस्पर्स्ड अमंग द लार्ज नंबर ऑफ द शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप क्या होती है, डिस्पर्स्ड होती है अमंग द लार्ज नंबर ऑफ द शेयर होल्डर, एंड द मैनेजमेंट इज कंट्रोल बाय द प्रोफेशनल मैनेजर। और आपका जो मैनेजर है, सॉरी आपका मैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल कौन करते हैं सर, प्रोफेशनल मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं। एंड देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। और यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में सेपरेशन होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट इज क्लोजली कनेक्टेड टू इट्स ओनर, ठीक है ना। यानी कि कंट्रोल और जो आपका बेसिकली ओनरशिप है वो आपके स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इनसाइडर के हाथ में होता है। यहाँ पर सारा मामला आउटसाइडर के हाथ में होता है। तो यहाँ पर जो मॉडल फॉलो होते हैं ना, उनको आप लोग आउटसाइडर मॉडल कहते हैं, और यहाँ पर जो सिस्टम फॉलो होता है उसको आप लोग इनसाइडर मॉडल कहते हैं। और अगर सवाल आता है
इनसाइडर मॉडल और आउटसाइडर मॉडल के अंदर, तो ध्यान रखिएगा आपको फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, अगेन एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने हैं और डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन करने हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग फीचर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओनरशिप है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बाय द प्रमोटर है, ऑब्वियस सी बात है, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहता है क्योंकि सब अपने ही हाथ में है, एंड लेस डिपेंडेंसी ऑन द स्टॉक मार्केट, यहाँ पे स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप लोग लिख सकते हैं, दैट इज द शेयर होल्डर ओरिएंटेड अप्रोच, तो यहाँ पे शेयर होल्डर ओरिएंटेड अप्रोच रहती है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स, ये सारी क्या है माय डियर फ्रेंड्स आपकी फीचर्स है। अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे इस तरीके के इनसाइडर मॉडल्स के अंदर स्टेबल मैनेजमेंट होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग होता है, बेटर शेयर होल्डर रिलेशनशिप होता है और क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर आपको अच्छे से बात करके आना एग्जामिनेशन के अंदर। डिसएडवांटेजेस के अंदर आप लोग कह सकते हो क्योंकि कंसंट्रेटेड पावर होता है तो पावर का मिसयूज हो सकता है, क्योंकि सब एक ही बंदे के हाथ में होता है या कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और आप लोग कह सकते हो रिस्क ऑफ द नेपोटिज्म, ठीक है ना, एंड फेवरेटिज्म, ठीक है, ये आपका एक रिस्क हो सकता है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो माइनॉरिटी शेयर होल्डर में भी इग्नोर्ड, यानी कि जो माइनॉरिटी में शेयर होल्डर है ना उनको क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी मॉडल है, इस बार इसके रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो इनसाइडर मॉडल हो गया, आउटसाइडर मॉडल हो गया, उम्मीद करता हूं आपको रिवीजन हो गया होगा इनका कि इनको कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ओनरशिप डिस्पर्स्ड होती है, डिवाइड होती है, यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में सेपरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेपरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कहेंगे यहाँ पर क्यों, जहां पर आपका आउटसाइडर मॉडल होता है ना, आपका रोल ऑफ स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा होता है, ठीक है, काफी बढ़ जाता है, और यहाँ पे आपका शेयर होल्डर ओरिएंटेड अप्रोच होता है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो स्ट्रॉन्ग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। एडवांटेजेस को प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, डिसएडवांटेजेस को एक बार पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपकी कंट्रीज फॉलो द आउटसाइडर मॉडल, तो यहाँ पे दो कंट्रीज होती हैं, एक आपका यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक आपका यूनाइटेड किंगडम यूके हो गया। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे स्ट्रॉन्गली आउटसाइडर मॉडल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है, एक बार अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा और एक क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको मोटा मोटा रिवाइज हो रहा होगा कि ये टॉपिक है, इसके अंदर ये बुनियादी बातें हमें एग्जामिनेशन से पहले ध्यान रखनी है। अगर सवाल आता है तो आप लोग इन तमाम चीजों को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइडर हो गया, आउटसाइडर हो गया। अच्छा, ये मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंग्लो सेक्शन मॉडल, इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मीनिंग होता है, अच्छा जर्मन मॉडल भी हमने पढ़ा हुआ है, जापानीज मॉडल भी हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, एक आपके किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर हमने ये वाला कौटिल्य मॉडल नहीं पढ़ा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपका कंपैरिजन हो जाएगा, जर्मन मॉडल, जापानीज मॉडल और कौटिल्य मॉडल के बीच में, तो इसको पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये तीनों ही मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लोग एंग्लो सेक्शन मॉडल की बात करते हैं तो आ सकता है, जैसे अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये भी पूछा जा सकता है, जर्मन मॉडल भी पूछा जा सकता है, इनमें से एक पूछा जाएगा, जापानीज मॉडल भी पूछा जाएगा, और कौटिल्य के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोगों ने मैराथन में कंप्लीट कर लिए। हाँ, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए, कौटिल्य का मतलब होता है जिसको आप लोग चाणक्य कहते हैं, ठीक है। अष्टावक्र के अंदर आप लोग सॉरी अर्थशास्त्र, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कौटिल्य मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल गिवन बाय द कौटिल्यास, ठीक है ना। कौटिल्य ने जो जो प्रिंसिपल दिए थे उनके ऊपर ये बेस्ड मॉडल होता है। इसको आप लोग बेसिकली चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, किसके अंदर, जो आपका अर्थशास्त्र है उसके अंदर। क्लियर है? तो ये जो मॉडल है ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है सर? कौटिल्य के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट अप्रोच टू गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है ना। प्राचीन भारत के अंदर सबसे पहले अगर कोई अप्रोच थी तो अर्लीस्ट अप्रोच के अंदर किसका नाम शुमार है सर? आपके कौटिल्य मॉडल का नाम शुमार है। एंड द मॉडल एम्फसाइज करता है एथिक्स को, अकाउंटेबिलिटी को, वेलफेयर ऑफ द पीपल को एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। यानी कि ये इसके मेन फंडामेंटल पॉइंट्स थे जिनके ऊपर ये बात करता है, एथिक्स को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स को लेकर के एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कौटिल्याज मॉडल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
दीजिएगा। इसके कुछ फीचर्स है सर, फीचर्स क्या क्या है सर? ये आपका वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस है, इसके अलावा यहाँ पे एथिकल लीडरशिप देखने को मिलता है, इसके अलावा आपका अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी एम्फेसाइज किया जाता है, यहाँ पे जो आपका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ एंड जस्टिस रहता है, हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स। और इसके अलावा रेलिवेंस भी आप लोग लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जैसे एथिकल मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, और उसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हो, स्टेक होल्डर वेलफेयर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर अगर बैठा के जाते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके सारे पॉइंट रिवाइज हो गए होंगे। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ ऐसे टॉपिक थे, आई होप, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। और अगर आप लोग पीवाईक्यूज को भी एनालिसिस करेंगे तो आप लोग पाएंगे जो जो टॉपिक का मैंने आज रिवीजन करवाया है, जिन जिन टॉपिक को हम लोगों ने जस्ट गो थ्रू किया, देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने मोटा मोटा रिवाइज किया है। ठीक है, ये अभी अभी मैंने मैराथन के अंदर डिस्कस करवाया है, तो हम लोग बार बार अपना जो टाइम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। रिवीजन आई होप कि हो गया होगा और इस चीज का क्लैरिटी मिल गया होगा कि भाई साहब एग्जैक्टली पूछा क्या जाएगा। और साथ साथ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।